नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आसनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी पर। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बारे में 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है 3, उनमें मैंने NCERT के 8 टॉपिक को कवर कर दिया है। अब हम 9वें टॉपिक को पढ़ेंगे। तो 9वां टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत। इसमें बेसिकली यह है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। और 10वां टॉपिक है कनिंघम का भ्रम। और इसके अलावा कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। तो इनको कुछ भ्रम हो गया था, वो इस टॉपिक में है। और 11वां टॉपिक है इतिहासकार अतीत का निर्माण कैसे करते हैं। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे कि क्या क्या हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर के बारे में, वो हम देखेंगे। चलिए अब हम 9वें टॉपिक की शुरुआत करते हैं। NCERT का 9वां टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत। इसमें बेसिकली यही है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, किस कारणों के वजह से हुआ, यही सब इस टॉपिक में है। तो 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। और इसका पहला जो कारण इतिहासकारों द्वारा दिया जाता है वह है जलवायु परिवर्तन। इतिहासकारों को लगता है कि जलवायु में परिवर्तन आ गया होगा, भूमि सूख गई होगी, इस वजह से क्या हुआ कि अंत हो गया। और दूसरा है अत्यधिक वनों की कटाई। इतिहासकारों को लगता है कि हड़प्पावासी जो थे वो अत्यधिक वनों की कटाई कर रहे होंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक है नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। इतिहासकारों का मानना था कि नदियाँ जो सिंधु नदी थी उसने या तो अपना रास्ता बदल लिया होगा या फिर वो सूख गई होगी। इस कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। चौथा टॉपिक है चौथा कारण है जो वो है भूमि का अत्यधिक उपयोग। इतिहासकार ये भी कारण मानते हैं कि भूमि जो हड़प्पावासी रहे होंगे वो भूमि का अत्यधिक उपयोग कर लिए, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और 5वां है अत्यधिक बाढ़ आ गया होगा सिंधु नदी में, इस कारण सब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और 6ठा कारण है भूकंप के कारण और विशिष्ट पुरावस्तुओं का समाप्त हो जाना। और 8वां है अवकाश निर्माण की तकनीकी का समाप्त होना। इतिहासकारों को लगता है कि इन सभी कारणों के वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। हमारे जो इतिहासकार हैं वो हड़प्पा सभ्यता के अंत का हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण के वजह से हुआ होगा, तो ये सारे कारण उनके द्वारा दिए गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये MP बोर्ड में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। चलिए अब हम कनिंघम के बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे और भारतीय पुरातत्व का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 स्रोत का प्रयोग किया था किसने, कनिंघम ने। और पहला स्रोत क्या है, तो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी में आए चीनी बौद्ध यात्री के वृत्तांतों का प्रयोग करके इन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। और दूसरा है अभिलेखों का संग्रहण, यानी कि अभिलेखों को इकट्ठा करके उसका अध्ययन किया और फिर उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। अब कनिंघम जो थे, कनिंघम महोदय, उनको एक भ्रम हो गया था। तो ये हमारे जो थे प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, इनको एक भ्रम हो गया था। और भ्रम क्या था इनका कि कनिंघम का मानना था कि भारतीय सभ्यता का विकास गंगा घाटी के आसपास हुआ था, ना कि सिंधु घाटी के आसपास। मतलब इनका ये मानना था कि सिंधु घाटी के किनारे ये जो सभ्यता थी ये विकसित नहीं हुई थी। इनका ये मानना था कि ये सभ्यता जो थी वो गंगा घाटी के किनारे विकसित हुई थी। इसके अलावा हम जॉन मार्शल एक बहुत ही हड़प्पा सभ्यता में इनका बहुत ही बड़ा रोल है।
ये भी जो थे जॉन मार्शल जो थे ये भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कनिंघम जो हैं वो प्रथम डायरेक्टर जनरल है और जॉन मार्शल जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं। और इन्होंने जो था यूनान तथा क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव लाए थे और भारत में कार्य करने वाले पहले पेशावर पुरातात्विक थे। अर्थात इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। ये तो मैंने पहली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये जो थे जॉन मार्शल, इन्होंने ही 1924 ईस्वी में पूरी दुनिया को बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके अलावा S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में कहा है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे 3000 साल पीछे छोड़ दिया था। ये जो जॉन मार्शल थे इनके खोज की कुछ कमियां भी थी। चलिए अब हम वो देख लेते हैं कि इनकी खोज की कमियां क्या क्या थी। ये अपनी खोज में किस किस कमियों को छोड़ते थे, यानी कि इनकी कमियां क्या थी, ये कमियां क्या रख देते थे अपनी खोज में, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जॉन मार्शल जो थे वो टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे। टीले के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। इस कारण बहुत सारी जानकारियां हमेशा के लिए गुप्त हो जाती थी, यानी कि पता ही नहीं चलता था उन सारी जानकारियां का। अब हम R.E.M. व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक पुरातात्विक थे और यह भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने व्हीलर साहब को 1944 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल बनाया गया। व्हीलर साहब जो थे उन्होंने बताया था कि जॉन मार्शल की खोज की जो कमियां थी उसको दूर किया था तथा उन्होंने बताया था कि टीले का अध्ययन स्थल विन्यास के आधार पर ही करना चाहिए, क्योंकि इससे जो गुप्त जानकारियां छूट जाती थी वो जानकारियां इनको मिल जाती थी, यानी कि वो जानकारियां हासिल हो जाती थी। अब इस चैप्टर का 11वां टॉपिक है इतिहासकार अतीत का पता कैसे लगाते हैं। तो वस्तुओं का पुनः प्राप्ति, यानी कि इतिहासकार वस्तुओं की खोज करते थे और उन्हें पुनः प्राप्त करते थे, जैसे कि औजार, आभूषण, बाट, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें पुनः प्राप्त करके वो अतीत का पता लगाते थे। इसके अलावा जो दूसरा है जिससे वो पता लगाते थे अतीत का, वो दूसरा कारण है खोज का वर्गीकरण, यानी कि वो क्या करते थे कि वस्तुएं कहाँ से मिली हैं ये देखते थे। और दूसरी बात थी कि वस्तुओं का प्रयोग क्या था वो भी देखते थे। जो पुरानी वस्तुओं की तुलना आज के समय की वस्तुओं से की जाती थी, जिससे उनके प्रयोग का पता लग जाता था। इतिहासकार ये 2 तरीके आजमाते थे अतीत का पता लगाने के लिए। चलिए अब हम हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यता के बारे में जानते हैं। तो वहाँ क्या थे, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी और प्रकृति की पूजा की जाती थी। हालांकि अभी भी भारत में प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे बरगद, पीपल, नीम, ऐसे पेड़ों की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा शिवलिंग की पूजा की जाती थी वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ स्त्रियों की थी, यानी कि इसलिए स्त्रियों की थी, इसलिए उसको मानते हैं कि वहाँ पे जो थी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसके अलावा इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भावचित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और कभी नहीं पढ़ी जा सकी ये लिपि। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अलावा सैंधववासी विश्व के कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ये जो चौथी स्लाइड है इसमें मेरे से थोड़े गलतियाँ हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि
इसका जो हड़प्पा वासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार नहीं बल्कि कृषि था। तो ये जो है ये जो बात है, यानी कि उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था, ये वाली जो बात है ये एमपी बोर्ड में पूछी जाती है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो माप तौल से भी परिचित थे। हाँ, अब ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। मैंने इस चैप्टर को 4 वीडियो में कवर कर दिया है। यदि आप लोगों को इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट में बताइएगा। इससे क्या होता है ना कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है और मैं वीडियो बनाने के लिए और भी उत्सुक होती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।